नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करने वाले हैं शासन कार्यों में अधिक भाषाओं के प्रयोग की आवश्यकता पर। सबसे पहले बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने शासन कार्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता बताई है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। सरकार को अन्य भाषाओं को शासन कार्यों में शामिल करने के लिए राजभाषा अधिनियम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट्स 1963 में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट्स EIA अधिसूचना 2020 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्णय दिया था। भारत संघ द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जम्मू और कश्मीर में नवीन आधिकारिक भाषाएं। बात करते हैं जम्मू और कश्मीर में नवीन आधिकारिक भाषाएं पर, जो अभी अभी बढ़ाकर 5 कर दी गई है, पहले 2 थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं के रूप में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को मान्यता देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब वहाँ पर रहने वाले हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग, कश्मीरी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग और डोगरी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग को वहाँ की मान्यता मिल गई है। अभी तक वो लोग उर्दू और अंग्रेजी का प्रयोग करते थे। इससे पहले राज्य में केवल अंग्रेजी और उर्दू को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त थी। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभक्त करने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को 5 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था। इसमें लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था। अब आते हैं राजभाषा अधिनियम 1963 पर। राजभाषा अधिनियम 1963 जो 1967 में संशोधित की गई थी, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाओं को निर्धारित करता है। संघ के आधिकारिक उद्देश्य के लिए भाषा, संसदीय कार्यवाही के लिए भाषा, केंद्रीय और राज्य नियमों के लिए भाषा, उच्च न्यायालयों में निश्चित उद्देश्य के लिए भाषा। अब बात करते हैं राजभाषा पर समिति। समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करे तथा आवश्यक सिफारिशों के साथ इसे राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपे। राष्ट्रपति द्वारा रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा तथा इसे सभी राज्य सरकारों को भेजा जाएगा। राजभाषा समिति में 30 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें से 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। अब इसके संवैधानिक प्रावधान पर बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं। राजभाषा के उपबंध 4 शीर्षकों संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, न्यायपालिका एवं विधि के पाठ व अन्य विशेष निर्देशों की भाषा के रूप में शामिल किए गए हैं। अब आते हैं संघ की भाषा पर। संविधान लागू होने के 15 वर्षों वर्ष 1950 से 1965 के बीच की अवधि के बाद भी हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आधिकारिक रूप से जारी रहेगा। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं। संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भाषा, संसदीय कार्यवाही संचालन की भाषा। अब आते हैं क्षेत्रीय भाषा पर। संविधान में राज्यों के लिए किसी विशेष भाषा का उल्लेख नहीं किया गया। किसी राज्य की विधायिका उस राज्य में एक या अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव आधिकारिक भाषा के रूप में कर सकती है। राज्यों द्वारा आधिकारिक भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक सीमित नहीं है। केंद्र तथा राज्यों अथवा 2 या अधिक राज्यों के बीच संवाद के रूप में अंग्रेजी अथवा हिंदी के प्रयोग के लिए सहमति आवश्यक का प्रयोग किया जा सकेगा। केंद्र राज्यों के बीच के लिए संबंध में अंग्रेजी बोली जाएगी या तो हिंदी, अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो। अब आते हैं न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ पर। जब तक संसद अन्यथा उपबंध नहीं करती है, जब तक संसद दूसरी व्यवस्था नहीं करती है, तब तक न्यायपालिका चाहे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में ही होगी। केंद्र स्तर पर विधेयकों, अधिनियम, अध्यादेश, नियमों, उपनियमों का आधिकारिक पाठ भी अंग्रेजी में होगा। हालांकि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी अन्य राज्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा को दर्जा दे सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब आते हैं विशेष निर्देश पर। संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशिष्ट निर्देश यथा भाषाई अल्पसंख्यकों की शिकायतों का निवारण, मातृभाषा में शिक्षा आदि दिए गए हैं।
अब आते हैं 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं पर। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, मूल रूप से 14 शामिल हैं। ये हैं असमिया, बंगाली अथवा बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मैतेई अर्थात मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अब बात करते हैं भारत में भाषाई विविधता की। यूनेस्को ने भारत को सबसे अधिक भाषाई रूप से विविध देशों में से एक के रूप में मान्यता दी है, जिसमें 22 अनुसूचित भाषाएं, सैकड़ों स्थानीय भाषाएं और बोलियां शामिल हैं। भाषा केवल संचार का एक साधन नहीं है, बल्कि वे भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और परंपराओं का प्रतीक है। अब आते हैं आगे की राह पर। सरकार को लोगों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। लोगों पर किसी एक भाषा को जबरदस्ती थोपने के लिए किसी भी प्रयास को रोका जाना चाहिए। आधिकारिक कार्यों में 8वीं अनुसूची में शामिल अधिक से अधिक भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने की दिशा में व्यापक मानव कौशल को प्रोत्साहन देना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग प्राचीन क्षेत्रीय ग्रंथों के अनुवाद और डिजिटलीकरण के लिए किया जा सकता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।